Hello everyone, welcome to ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द इंजीनियर्स। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग अपना टॉपिक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में लेथ मशीन को कंप्लीट कर लिए थे। लास्ट लेक्चर 56 में हम लोगों ने लेथ मशीन को कंप्लीट कर लिया था। तो स्टूडेंट, आज हम लोग उसी सीरीज़ में लेक्चर सीरीज 57 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग शेपिंग, प्लेनिंग और स्लॉटिंग ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे अपना ऑपरेशन। शेपिंग ऑपरेशन क्या होता है, प्लेनिंग ऑपरेशन क्या होता है और स्लॉटिंग ऑपरेशन क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले समझिए कि शेपिंग ऑपरेशन क्या होता है। तो हमने आपको जब सिंगल पॉइंट कटिंग टूल पढ़ाया था या मेटल कटिंग ऑपरेशन पढ़ाया था, तो एक डायग्राम हम ऐसा ड्रा करते थे कि सपोज करिए ये रेक्टेंगुलर वर्क पीस हो। अब इस वर्क पीस के इतने मेटल को काट कर हमें रिमूव करना हो, इस ऊपर के इतने मेटल को काट कर रिमूव करना हो। तो उस समय हम क्या करते थे, यहाँ पर एक टूल लगाते थे। इस तरीके से यहाँ पर एक टूल लगाते थे और इस टूल को देखिए वर्कपीस को ऐसे फिक्स कर लेते थे। देन टूल को इस डायरेक्शन में आगे कटिंग स्पीड देते थे, तो इतना मटेरियल हमारा इस तरीके से कट कर ऐसे चिप्स के रूप में बाहर निकल जाता था। तो यही ऑपरेशन हमारा शेपर ऑपरेशन या शेपिंग ऑपरेशन कहलाता है, जिसमें टूल हमारा मेन कटिंग स्पीड लेता है। तो एक मशीन मैंने बनाई हुई है, यहाँ पे देखिए इस तरीके की एक मैंने पूरी मशीन ड्रॉ किया हुआ है। ये मशीन हमारी शेपर मशीन कहलाती है, जिसमें देखिए हम लोग बेस से शुरू करेंगे। जैसे कि इसमें एक हमारे पास बेस होता है, इस तरीके का बेस होता है, और ये बेस हमारा किसका बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। CI कास्ट आयरन का बना होता है। देन आफ्टर इस बेस के ऊपर हम एक टेबल रखते हैं, जिस टेबल पर अपने वर्कपीस को रखना होता है या क्लैंप करना होता है, उस टेबल को यहाँ पे हम लोग रखते हैं। अब देखिए ये टेबल हमारा किस तरीके से होता है। ये जो वर्टिकल एक कॉलम आपको दिखाई दे रहा है, एक वर्टिकल कॉलम दिखाई दे रहा है। इस वर्टिकल कॉलम में दो व्हील होते हैं। एक व्हील जैसे यहाँ पे देखिए ये वाला आपको जो व्हील दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग क्रॉस फीड बोलेंगे। मतलब जब इस व्हील को हम लोग घुमाएंगे तो ये पूरा का पूरा टेबल ऐसे अंदर की तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, क्रॉस फीड कहलाएगा, है ना। सपोज करिए कि ये हमारा वर्क पीस था, इसे हटा दें। अब देखिए मान लीजिए कि पहले स्ट्रोक में टूल आपका इतनी कटिंग करेगा। अब अंदर की ओर भी तो टूल को जाना, टूल को जो इस डायरेक्शन में फीड लेगा और फिर इतना कट करेगा, फिर इस डायरेक्शन में फीड लेगा, फिर इतना कट करेगा। तो जो टूल अंदर की ओर फीड ले रहा है वो कौन सी फीड कहलाती है, क्रॉस फीड कहलाती है, क्रॉस फीड कहलाती है। तो जब इस व्हील को हम मूव कराएंगे तो ये पूरा का पूरा टेबल जिस पर वर्कपीस क्लैंप किया हुआ है, ये अंदर की तरफ जाएगा या बाहर की तरफ आएगा, इस तरीके से होगा। दूसरा आप देखिए यहाँ पे वर्टिकल फीड एक लगा हुआ है। अगर इस व्हील को हम मूव कराएंगे तो ये थ्रेडेड व्हील पे लगा हुआ है, थ्रेड रॉड पे लगा हुआ है। तो ये क्या करेगा, पूरा का पूरा टेबल ऊपर की तरफ जाएगा। जब ऊपर की तरफ जाएगा तो टूल हमारा क्या होगा, अभी तक यहाँ तक कट कर रहा था, फिर यहाँ तक कट करेगा, और ऊपर जाएगा तो यहाँ तक कट करेगा। तो इस तरीके से उसकी डेप्थ को करने के लिए, डेप्थ ऑफ कट को अचीव करने के लिए हम वर्टिकल फीड का उपयोग करेंगे और विड्थ को काटने के लिए क्रॉस फीड का उपयोग करेंगे। तो ये तो हमारा हो गया फीड। अब इस पर जो टेबल ये फिक्स हुआ है, इस टेबल पर हम लोग अपने वर्कपीस को देखे यहाँ पे रखते हैं और उस वर्कपीस को एक वाइस से क्लैंप कर देते हैं। देखिए ये वर्कपीस है, ये वाइस है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारी वाइस है। देखिए ये हमारी वाइस है। इस तरीके से इस वाइस में इस वर्कपीस को हम क्लैंप कर देंगे। देन आफ्टर अब क्या होगा, ये टूल हमारा दिखाई दे रहा है, ये टूल इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है और इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है।
बात समझिएगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि जब हम देखें यहाँ पे एक रैम आपको दिखाई दे रही है, ये पूरा का पूरा रैम ऐसे आगे की ओर मूव करेगा और ऐसे मूव करेगा। तो जिससे क्या होगा कि जब हमने वर्कपीस को ऊपर ले गए, इस टूल के कांटेक्ट में आ गया, मान लीजिए ये टूल के कांटेक्ट में ऐसे वर्कपीस आ गया। अब अगर टूल ऐसे आगे बढ़ेगा तो इतनी कटिंग हमारी कर देगा। तो इस तरीके से ये कटिंग पॉसिबल होगी। अब ये जो देखिए ये क्या होता है, हमारा एक मूवेबल रैम होता है, मूवेबल रैम होता है। इस रैम को हम इस तरफ आगे पीछे मूव करा सकते हैं। देन यहाँ पर ये जो टूल होता है, ये टूल पोस्ट से क्लैम्प किया गया होता है। ये तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि टूल हमारा टूल पोस्ट से क्लैम्प किया गया होता है। ये केवल सिंपल सी पूरी मैकेनिज्म थी हमारी, किसकी, एक शेपर मशीन की। लेकिन बेसिक हम इसका समझते हैं कि इसका वर्किंग और प्रिंसिपल कैसे होता है। तो जब शेपर के वर्किंग और प्रिंसिपल की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए जब शेपर के वर्किंग और प्रिंसिपल की बात करेंगे तो पॉइंट 1 वर्किंग एंड प्रिंसिपल। अब इसमें क्या होगा, देखिए जब ये शेपर कटिंग करेगा तो जो वर्कपीस पर हम फीड प्रोवाइड कराएंगे, चाहे वो क्रॉस फीड प्रोवाइड कराएं चाहे वो वर्टिकल फीड प्रोवाइड कराएं, दोनों फीड हम इस टेबल के माध्यम से प्रोवाइड कराते हैं। मतलब कह सकते हैं कि फीड हम वर्कपीस द्वारा प्रोवाइड कराते हैं, वर्कपीस के मूवमेंट द्वारा हम फीड को प्रोवाइड कराते हैं। और उसके बाद ये जो हमारा टूल मूव करेगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक कट करेगा। तो हम कह सकते हैं कि मेन कटिंग स्पीड हम किसके द्वारा अचीव करते हैं, इस टूल के द्वारा अचीव करते हैं। बात समझ में आई, मेन कटिंग स्पीड टूल के द्वारा अचीव करेंगे। और फीड की बात करेंगे तो फीड हम वर्कपीस के द्वारा अचीव करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेन कटिंग स्पीड इज अचीव्ड बाय टूल। ये क्वेश्चन यही पूछा जाता है, शेपर का यही लाइन हूबहू आता है। दूसरी बात कर रहा है कि जो फीड हम प्रोवाइड कराएंगे वो वर्कपीस के द्वारा प्रोवाइड कराएंगे। एंड फीड कॉमा डेप्थ ऑफ कट आर आल्सो प्रोवाइड बाय वर्कपीस। ये हमारा होता है मेन शेपर का वर्किंग प्रिंसिपल। और ये शेपर किस मैकेनिज्म पे वर्क करता है, तो एक डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म क्या होता है, देखिए सपोज करिए कि ये वर्कपीस था, जब टूल यहाँ से लेके यहाँ तक काट दिया, फिर टूल वापस जाएगा तो वापस हमारा खाली विदाउट वर्किंग जाएगा। फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग करेगा और बैकवर्ड स्ट्रोक में विदाउट कटिंग वापस जाएगा। तो उस समय क्या होगा, फॉरवर्ड कटिंग में हमारा टूल वर्क कर रहा है और बैकवर्ड कटिंग में वर्क नहीं कर रहा है। अगर सपोज करिए कि जो टाइम टूल फॉरवर्ड कटिंग में आते वक्त लेगा जिस स्पीड से, उसी स्पीड से वापस भी जाएगा, तो हमें क्या फ़ायदा होगा, हमारा टाइम फालतू का कंज्यूम होगा। बैकवर्ड स्ट्रोक में तो हम उससे मशीन वर्किंग ले नहीं रहे हैं। तो हम ये चाहेंगे कि इसका जो बैकवर्ड वर्किंग हो, बैकवर्ड स्ट्रोक हो, वो क्या हो, लेस हो। किस स्ट्रोक से, फॉरवर्ड स्ट्रोक से। जो फॉरवर्ड स्ट्रोक में जितना टाइम लगेगा, मान लीजिए कि ये हमारा टूल था, अब यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा तो कट करेगा, उसे फोर्स लगाना पड़ेगा, उसकी स्पीड स्लो होगी। अब अगर उसी स्पीड से वापस जाएगा तो हमारे लिए नुकसान है। हम चाहेंगे कि वापस में इसका टाइम कम कर दिया जाए।
कम इसलिए कर दिया जाए क्योंकि वापस में ये हमारा क्या कर रहा है, खाली जा रहा है, वर्क नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से बैकवर्ड स्ट्रोक में हम इसको क्या करेंगे, कम कर देंगे टाइम। तो कैसे कम करेंगे, उसके लिए एक मैकेनिज्म का यूज करते हैं। एक क्विक रिटर्न मैकेनिज्म होती है जो स्लॉटर क्रैंक मैकेनिज्म पे वर्क करती है। उसमें क्या होता है कि जितना जाने में टाइम लगता है वापसी में उसका 1/3 टाइम लगता है, बहुत जल्दी से वापस हो जाता है। तो उसे हम बोलते हैं क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। तो सेपर में क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का उपयोग करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा क्विक रिटर्न मैकेनिज्म आर यूज्ड ये हमारा हो गया। देन नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे कि अगर इस सेपर को स्पेसिफाई करना हो तो ये देखिए, ये जो रैम है यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करेगा। तो ये जो रैम का मूवमेंट होगा उस रैम के ट्रेवलिंग डिस्टेंस से हम सेपर को स्पेसिफाई करते हैं। ये समझ लीजिएगा कि अगर सेपर को हम मैनुअली स्पेसिफाई करना चाहें तो इट इज स्पेसिफाई बाय द ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ रैम। रैम के द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस से इसको स्पेसिफाई करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सेपर इज स्पेसिफाइड बाय द ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ बाय द ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ रैम। ये हमारा होता है। अब सेपर के माध्यम से हम स्मॉल और मीडियम साइज के वर्कपीस को ही मशीन कर सकते हैं। इट इज यूज्ड फॉर स्मॉल एंड, क्योंकि रैम का ट्रेवलिंग डिस्टेंस लिमिटेड होता है। रैम केवल इतना ही ट्रेवल कर पाएगा जितना इस पे स्लॉट बना होगा, तो उस वजह से उतने ही बड़े वर्कपीस को वो काट पाएगा। उससे ज़्यादा वर्कपीस के लिए हमारा ट्रेवल डिस्टेंस पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं, इसमें देखिए, इट इज यूज्ड फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज वर्कपीस। स्मॉल एंड मीडियम साइज वर्कपीस। अब देखिए, ये तो हमारा हो गया मीडियम और स्मॉल साइज वर्कपीस के लिए। अगर इसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो कितने टाइप के हमारे सेपर क्लासिफाइड की जाती है, उसके अंदर डिटेलिंग हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं। एग्ज़ाम में केवल यही लाइन इंपॉर्टेंट है, इसी से बार बार क्वेश्चन आता है। तो जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा वही बताएंगे, और ये क्विक रिटर्न से पूछा जाता है। तो इसका रेशियो भी हम लोग बताएंगे कि 3:2 यानी कि 3:2 इसका रेशियो होता है सेपर का। पहले इसके क्लासिफिकेशन के बारे में देख लीजिए कि ये सेपर मशीन को हम कैसे क्लासिफाइड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेपर। अगर सेपर को हम क्लासिफाई करना चाहें तो कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पॉइंट 1 अगर हम इसे क्लासिफाई करना चाहें, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ मैकेनिज्म यूज्ड फॉर गिविंग रेसिप्रोकेटिंग मोशन टू द रैम। अब ये जो रैम आपका है ये एक बार फॉरवर्ड स्ट्रोक जाएगा, फिर एक बार बैकवर्ड स्ट्रोक जाएगा, फिर फॉरवर्ड स्ट्रोक जाएगा, फिर बैकवर्ड स्ट्रोक जाएगा, और फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग करेगा, बैकवर्ड स्ट्रोक में कटिंग नहीं करेगा। तो इस तरीके से वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है।
रोटरी मोशन मतलब सर्कुलर मूव करता रहे, जैसे ग्राइंडर व्हील और मिलिंग कटर मूव करते थे। तो इनके रेसिप्रोकेटिंग मोशन के अकॉर्डिंग हम इनको कितने तरीके से क्लासिफाई करते हैं? 3 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। पहला हमारा क्रैंक शेपर। क्रैंक शेपर का मतलब क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का उपयोग किया जाता है। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का उपयोग किया जाता है, जैसे 4 व्हीलर बस वगैरह में जो गाड़ी के वाइपर होते हैं, आप देखिए इस तरीके से रोटेट करते रहते हैं, तो वो हमारे क्विक रिटर्न मैकेनिज्म फिनोमिना पे वर्क करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया। अब इसमें देखिए जो क्रैंक शेपर हो गया पहला, दूसरा गियर्ड शेपर हो गया और तीसरा हाइड्रोलिक शेपर। क्रैंक शेपर में हम क्या करते हैं? क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का उपयोग करते हैं, जिसमें क्रैंक स्लॉटेड मैकेनिज्म लगी होती है। तो इस तरीके से हमारा ये वर्क करता है। अब इसमें क्या होता है? हैवी और लार्ज साइज के वर्कपीस के लिए क्रैंक शेपर, हैवी का मतलब जैसे ये तीनों के कंपैरिजन में ये हैवी वर्कपीस को करेगा। गियर्ड शेप मैकेनिज्म में क्या होगा कि शेपर को मूव कराने के लिए गियर ड्राइव सिस्टम लगा होगा, वहाँ पर जो रैम होगा उसको मूव कराने के लिए क्रैंक नहीं लगा होगा। क्रैंक का मतलब इस तरीके से लगा होता है, ये ऐसे क्रैंक होता है, इस तरीके से ये इसको रोटेट कराता है, ये इस तरीके से ऐसे इसका मोशन लगातार होता रहता है। तो ये हमारा क्रैंक नहीं लगा होगा, हमारा क्या लगा होगा? गियर लगा होगा। इस रैम को रोटेट कराने के लिए गियर का उपयोग किया जाएगा। अब नेक्स्ट ये स्मॉल वर्क पीस के लिए यूज किया जाएगा, लाइट वर्क पीस के लिए। नेक्स्ट आपका होगा हाइड्रोलिक शेपर। हाइड्रोलिक शेपर का मतलब क्या होगा कि रैम को मूव कराने के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम का उपयोग किया जाएगा। यह सिस्टम इन दोनों से बेटर इफिशिएंट होता है। तो ये बात याद रखिएगा, हाइड्रोलिक शेपर इज बेटर इफिशिएंट देन क्रैंक शेपर एंड गियर्ड शेपर। तो ये तो हमारा हो गया अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म ऑफ रेसिप्रोकेट ऑफ रैम। नेक्स्ट बात करते हैं अकॉर्डिंग टू पोजीशन एंड ट्रेवल्ड ऑफ रैम। अब जो रैम हमारा है ये इसके पोजीशन और ट्रेवलिंग के आधार पर कैसे ये ट्रेवल करेगा और किस पोजीशन में करेगा। तो देखिए यहाँ पे ये वर्टिकल डायरेक्शन में भी ट्रेवल कर सकता है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी ट्रेवल कर सकता है। तो इसलिए इसे हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन रैम बोलेंगे अगर ये हॉरिजॉन्टल में ट्रेवल करेगा। और हॉरिजॉन्टल में जब ट्रेवल करेगा तो ये रेक्टेंगुलर वर्कपीस के लिए एक्सटर्नल सरफेस की मशीन करेगा। ये रेक्टेंगुलर वर्कपीस होगा, इसके एक्सटर्नल सरफेस की कटिंग ऐसे करनी हो तो हम हॉरिजॉन्टल रैम का उपयोग करेंगे। बात करेंगे दूसरा वर्टिकल शेपर। वर्टिकल शेपर हमारा क्या होगा? अगर इसमें कोई स्लॉट काटना था, इस तरीके से स्लॉट काटना था, तो वर्टिकल टूल ऐसे स्लॉट काटेगा। तो इस तरीके के शेपर को वर्टिकल रैम शेपर कहते हैं। वर्टिकल रैम शेपर जो हमारा होगा वो इंटरनल वर्कपीस में ग्रूव्ड स्लॉट और गाइड वे काटने के लिए उपयोग किया जाता है। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे ट्रैवलिंग शेपर। तो इन दोनों का बोथ मैकेनिज्म मिलाकर एक साथ एडवांटेज ट्रैवलिंग शेपर में लिया जाता है। आगे बात करेंगे पॉइंट नंबर 3। जैसे पॉइंट नंबर 2 अकॉर्डिंग टू पोजीशन था, अब पॉइंट नंबर 3 देखते हैं अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कटिंग स्ट्रोक। जो कटिंग स्ट्रोक हमारा होगा, क्या वो फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग करेगा और बैकवर्ड में रिटर्न जाएगा, या बैकवर्ड में कटिंग करेगा फॉरवर्ड में रिटर्न जाएगा। तो शेपर में दोनों स्ट्रोक में कटिंग कर सकते हैं। पहला जो मशीन हमारी होगी वो क्या करेगी? पुश शेपर, मतलब ये फॉरवर्ड कटिंग स्ट्रोक करेगी
और बैकवर्ड में खाली जाएगा। दूसरा आपका होगा ड्रा कट शेपर, ये आपका बैकवर्ड में कटिंग करेगा और फॉरवर्ड में खाली स्ट्रोक में लेकर जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यूज किया जाता है पुश टाइप शेपर। मतलब शेपर में हम कह सकते हैं कि यह फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही कटिंग करता है, बिकॉज ऑफ ये इफ़िशियंट बिल्कुल भी नहीं होगा, ये सबसे ज़्यादा इफ़िशियंट होगा। तो जब शेपर की बात आएगी तो हमेशा याद रखिएगा कि इट इज़ कटिंग ओनली ऑन फॉरवर्ड स्ट्रोक, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 4। ये कह रहा है 4th नंबर, अकॉर्डिंग टू द डिजाइन ऑफ टेबल। अब ये जो टेबल हमारा होगा, इस टेबल के अकॉर्डिंग कैसा डिजाइन करेंगे। तो टेबल हमारा कैसा होता है, पहला स्टैंडर्ड और प्लेन शेपर होता है। मतलब ये टेबल या तो हॉरिजॉन्टल मूव कर सकता है या तो वर्टिकल मूव कर सकता है, लेकिन ये स्विवेल्ड नहीं कर सकता है। ऐसे टेबल को घुमा नहीं सकते हैं। हॉरिजॉन्टल ऐसे मूव करा सकते हैं और वर्टिकल ऐसे मूव करा सकते हैं। बट सेकेंड आपका होता है यूनिवर्सल शेपर, ये इसको स्विवेल्ड करा सकता है। तो इस तरीके से टेबल के अकॉर्डिंग इसको हम स्पेसिफाई करते हैं। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ शेपर। अब इसमें ये जो हमारा वर्कपीस होगा, इसे होल्ड करने के लिए हम लोग वाइस का उपयोग किए थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि शेपर में वर्कपीस को होल्ड करने के लिए कौन कौन सी डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से चेक कर लीजिए कौन कौन सी डिवाइस का उपयोग किया जाता है। देखिए, पॉइंट 1 आपका है वाइस, जिसे हम बोलते हैं बेंच वाइस। बेंच वाइस का उपयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे पैरेलल स्ट्रिप, मतलब दो पतली पतली पट्टियों का उपयोग कर लिया जाता है। एक पट्टी इधर एक पट्टी इधर, और दोनों को क्लिप द्वारा क्लैंप कर दिया गया और बीच में वर्कपीस हमारा, जैसे ये वर्कपीस हो जाए, एक पट्टी यहाँ पे क्लिप कर दें, एक पट्टी यहाँ पे क्लिप कर दें, तो ये हमारा हो जाएगा स्ट्रिप, मतलब पैरेलल स्ट्रिप। थर्ड बात करेंगे क्लैंप। हम उसको कुछ क्लैंपिंग डिवाइस द्वारा क्लैंप कर लेंगे, है ना, पकड़ लेंगे वर्कपीस को, जैसे जा हमारे होते हैं, जबड़े होते हैं। उसके बाद जैक, स्क्रू जैक हमारा होता है, उन जैक के माध्यम से हम इसको पकड़ लेंगे। स्क्रू जैक तो लिफ्टिंग डिवाइस है, जैक होल्ड करने वाली डिवाइस होती है। फिर हो गया एंगल प्लेट। एंगल प्लेट इस तरीके से आपका होगा, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। ऐसी एक प्लेट होगी, इस प्लेट में डिफरेंट टाइप के होल बने होंगे और हम वर्कपीस को यहाँ पर आसानी से क्लैंप कर लेंगे। देन नेक्स्ट आपका होगा वी ब्लॉक। जब आपका सिलेंड्रिकल रॉड हो तो इस तरीके से एक वी ब्लॉक का उपयोग करते हैं, ऐसे ये सिलेंड्रिकल रॉड को क्लैंप करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टॉप पिन एंड टोई डॉग। तो वो पिन स्टॉप ऐसे लगे होते हैं और उनको क्लैंप करते हैं। देन सेंटर्स, दो किनारों पर सेंटर लगे होंगे, ये जो सेंटर हमारे होते हैं इस तरीके से, एक सेंटर हो गया और दो सेंटर हो गया, दोनों के बीच में वर्कपीस को होल्ड कर लेंगे। सेंटर के बीच का अगर एंगल की बात करेंगे तो 60, 90, 45 होता है, लेकिन मैक्सिमम 60 डिग्री का यूज किया जाता है। जो सेंटर के बीच का एंगल होता है मैक्सिमम 60 डिग्री यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे सेंटर से जो होता है हमारा फॉर कटिंग ऑफ स्प्लाइन एंड गियर टीथ। ये पूछ सकता है कि शेपर मशीन में जो हम लोग सेंटर्स का यूज करते हैं वो कब यूज करेंगे। तो जब
स्प्लाइन और शाफ्ट में गियर टीथ को काटना हो तो उस समय हम इसका उपयोग करते हैं। तो ये था स्टूडेंट हमारा शेपर मशीन से रिलेटेड कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन जिस पे हमारी शेपर मशीन वर्क करती है। अब हम लोग थोड़ा सा इस क्विक रिटर्न मैकेनिज्म पे देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारा प्लेनर मशीन कैसी होती है और देन आफ्टर शेपर और प्लेनर में डिफरेंस हम लोग पढ़ लेंगे, फिर स्लॉटिंग ऑपरेशन को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग थोड़ा सा अपने प्लेनिंग और स्लॉटिंग ऑपरेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए, अभी तक हम लोगों ने शेपर ऑपरेशन के बारे में डिस्कशन किया, अब आइए प्लेनर मशीन के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए, एक हमारे पास इस तरीके की मशीन बनी हुई है। यहाँ पर देखिए 2 वर्टिकल कॉलम लगे हुए हैं और एक आपका बेस बना हुआ है। इस बेस के ऊपर आपका टेबल रखा है और टेबल के ऊपर वर्कपीस रखा है। इसमें क्या होता है कि ये टेबल आपका मूव करता है, टेबल आपका इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, मतलब इस तरीके से आपका मूव करेगा। ये वर्टिकल नहीं जाएगा, ऐसे ट्रांसवर्स डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा। इसमें क्या होगा, इस कॉलम में देखिए एक यहाँ पे टूल लगा है जिसे साइड टूल हेड हम लोग बोलेंगे, और एक यहाँ पे टूल लगा है, ये भी टूल हमारा साइड टूल हेड कहलाएगा, और एक वर्टिकल टूल लगा हुआ है। अब इसमें क्या होगा, सपोज करिए कि अगर इतने पार्ट को काटना है इस तरीके से, तो हम क्या करेंगे, इसको डाउनवर्ड में ले आएंगे, तो ये वाला पार्ट इसके सामने आ जाएगा डाउनवर्ड में। फिर इस वर्कपीस को अंदर की ओर ले जाएंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक कटिंग हो जाएगी। देन अगर इधर साइड से कटिंग करना हो तो इस वर्कपीस को इधर ले आएंगे इसके सामने और इसे डाउनवर्ड में ले जाएंगे। देन आफ्टर वर्कपीस को रेसिप्रोकेट करेंगे तो कटिंग हमारी हो जाएगी। इसके देखिए ये काफ़ी डेप्थ में अगर हमें इस तरीके से काटना हो तो इसको पूरा नीचे ले जाएंगे, जिसे बोलेंगे वर्टिकल टूल। ये नीचे जाएगा और ये टूल इसके साथ जब इंटरसेक्ट करेगा तो जितनी डेप्थ आप कट काटनी हो उतने पर लाकर इस टूल को, ये क्रॉस रेल होती है, इस क्रॉस रेल को यहाँ पर ले आकर फिक्स कर देंगे ताकि अब ये टूल ना नीचे जा पाए और ना ही ऊपर जा पाए। देन आफ्टर इस वर्कपीस को हम क्या करेंगे, ऐसे रेसिप्रोकेट कराएंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, तो उससे हमारी मशीनिंग हो जाएगी। इससे हमें क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया कि प्लेनर एक ऐसी मशीन है जो एक्सटर्नल सरफेस पे मशीनिंग कर रही है और जिसमें हमारा क्या हो रहा है, जो वर्कपीस है मेन कटिंग स्पीड वर्कपीस द्वारा दी जा रही है और टूल हमारा केवल फीड प्रोवाइड करा रहा है। जितना नीचे जाके लॉक कर देंगे उतनी डेप्थ ऑफ कट और फीड मिल जाएगी, लेकिन मेन कटिंग स्पीड इस वर्कपीस के द्वारा अचीव की जा रही है। तो यह ऑपरेशन हमारा कहलाता है प्लेनर ऑपरेशन। सिमिलर एक स्लॉटर ऑपरेशन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, वो हमारा इंटरनल गाइड वे जैसे शेपर ऑपरेशन होता है उसी तरीके से होता है, लेकिन वहाँ पर वर्कपीस में इंटरनल गाइड बनाने के लिए, इंटरनल स्लॉट काटने के लिए, इंटरनल टेपर काटने के लिए यूज किया जाता है। तो शेपर की तरह ही हमारा स्लॉटर यूज होता है, लेकिन स्लॉटर में इतना याद रखिए कि गाइड वे, की वे, इंटरनल टेपर, इंटरनल स्लॉट काटने के लिए यूज किया जाता है। तो ये हमारा होता है शेपिंग, प्लेनिंग और स्लॉटिंग ऑपरेशन। अच्छा, प्लेनर का कुछ स्पेसिफिकेशन देख लीजिए। अगर प्लेनर के स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे तो जो टाइप्स ऑफ प्लेनर होता है, पहला होता है डबल हाउसिंग स्टैंडर्ड प्लेनर। मल्टीपल टूल इसमें यूज किया जा सकता है। जैसे देखिए एक यहाँ पे हाउसिंग लगी है, एक यहाँ पे लगी है, एक यहाँ पे है, तो ऐसे प्लेनर, इससे क्वेश्चन आपका बना हुआ है जिसमें मोर देन 1 कटिंग टूल लगे हों। वैसे प्लेनर में हम एक से अधिक टूल को यूज कर सकते हैं और मैक्सिमम 4 टूल को यूज कर सकते हैं।
तो इस तरीके के शेपर को बोलेंगे डबल हाउसिंग, सॉरी प्लेनर को बोलेंगे डबल हाउसिंग प्लेनर। देन होता है ओपन साइड प्लेनर। ये ओपन बिल्कुल रहता है, ये इस तरीके से कॉलम नहीं रहेगा, यहाँ पे टूल लगा होगा और ये वर्कपीस ऐसे कट करेगा। नेक्स्ट होता है पिट प्लेनर, जैसे पिट फर्नेस होती है सिमिलर उसी तरीके का होता है। फिर एज और प्लेट प्लेनर एंड डिवाइड टेबल प्लेनर। टेबल को क्या करेंगे, दो पार्टों में डिवाइड कर लेंगे, वहाँ पे स्लॉट कटे होंगे आप देखेंगे तो, और बहुत बड़े बड़े इसके बेड होते हैं। हैवी साइज के बेड होने के कारण हैवी वर्कपीस को आसानी से प्लेनर मशीन पर कट कर लिया जाता है। तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद प्लेनर पे जो ऑपरेशन हम लोग करते हैं वो कितने टाइप से ऑपरेशन कर सकते हैं। पहला तो देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरीके से ऑपरेशन कर सकते हैं, और ये टूल वर्टिकल डायरेक्शन में आ रहा है तो प्लेनर वर्टिकल सरफेस को कर सकते हैं, प्लेनर हॉरिजॉन्टल सरफेस और प्लेनर वर्टिकल सरफेस। फिर प्लेनिंग कर्व सरफेस, अगर आपकी ऐसी सरफेस कुछ कर्व टाइप की दी हुई हो तो इसका भी प्लेनर आसानी से मशीन कर सकता है। इस टूल को सेट करना पड़ेगा उतने कर्व पे। प्लेनर स्लॉट एंड ग्रूव्स, जो ग्रूव्स और स्लॉट कटे होंगे उनको भी हम प्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका होगा प्लेनिंग एट एन एंगल एंड मशीनिंग डबटेल। किसी एंगल पर हमारा प्लेन करेगा, जैसे डबटेल जॉइंट हमारा होता है ना, तो उस तरीके से। फिर प्लेनिंग ए हेलिक्स, जो हेलिक्स एंगल हमारा होगा लगभग जैसे हमारा होता है इस तरीके से, जो थ्रेड हमारी कटी होती हैं तो इनके बीच जो एंगल बनता है इसे हेलिक्स एंगल बोलते हैं, तो इस पर हमारा वर्क कर सकता है। गैंग और मल्टी स्पिंडल, जब दो या दो से अधिक टूल यूज किए जाएं तो वहाँ पर गैंग प्लेनिंग ऑपरेशन कहलाएगा। तो इस तरीके से हम प्लेनिंग ऑपरेशन पे ऐसे वर्क करते हैं। थोड़ा सा देख लीजिए क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का। ये रेशियो आपका आता है, रेशियो जो आता है, रेशियो इज इक्वल टू होता है फॉरवर्ड स्ट्रोक अपॉन बैकवर्ड स्ट्रोक। फॉरवर्ड स्ट्रोक अपॉन रिटर्न स्ट्रोक, और ये जो रेशियो होता है, देखिए मान लीजिए फॉरवर्ड में हमें अल्फ़ा टाइम लग रहा है तो अल्फ़ा ऑब्लिक बीटा बराबर फॉरवर्ड अपॉन रिटर्न स्ट्रोक, ये इज इक्वल टू होता है 3:2। ये याद रखिएगा कि क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में जो फॉरवर्ड और रिटर्न स्ट्रोक का रेशियो होता है वो 3:2 के बराबर होता है। मतलब जाने में जितना समय लगेगा आने में उसका 1/3 समय लगेगा, बहुत कम समय लगेगा। इसके जो एंगल की बात करते हैं तो देखिए ये पूरा 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री में ये आपका 120 डिग्री के आसपास होता है। बीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री के अप्रॉक्स होता है, और 360 में 120 माइनस कर देंगे तो अप्रॉक्स अल्फ़ा इज इक्वल टू 240 डिग्री होता है। ये कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक ऐसा रिटर्न स्ट्रोक हम लोग बनाते हैं जिस पे हमारा एवरेज टाइम कम लगे वापस जाने में। तो ये हमारा होता है डायग्राम आपका इस तरीके से बनता है रिटर्न स्ट्रोक का। अब थोड़ा सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक डिफरेंस आता है, शेपिंग, प्लेनिंग और स्लॉटिंग ऑपरेशन में डिफरेंस। कभी कभी डिफरेंस ना पूछ के केवल प्लेनिंग ऑपरेशन का पॉइंट पूछ लेगा। तो ये जितने पॉइंट हमने लिखे हैं यहाँ पर शेपिंग, प्लेनिंग और स्लॉटिंग ऑपरेशन के डिफरेंस से, हर पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन आपका पुटअप होता है, और अभी हम इसको एग्जाम के क्वेश्चन भी कराएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन भी आए हुए हैं। चलिए पहले देखिए, जो यहाँ प्लेनिंग हमने लिखा, यहाँ शेपिंग और यहाँ पे स्लॉटिंग ऑपरेशन लिखा। अब इसके 1 बाय 1 पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए प्लेनिंग में आपका कह रहा है हैवी एंड मोर रिजिड मशीन। ये मशीन आपकी बड़ी होगी, बड़ी इसलिए होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े वर्क पीस को काटना है और इसका जो बेड होगा हैवी बेड बनाया जाता है।
जिससे बड़े से बड़े वर्क पीस को उस बेड पर रख सकें और आसानी से प्लेनिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। तो और उसके बाद एयर रिजिडिटी जो इसकी होती है वो अदर सारी मशीनों से ज़्यादा होती है। तो इसीलिए इसने कहा प्लेनिंग ऑपरेशन में हैवी एंड मोर रिजिड मशीन से प्लेनिंग ऑपरेशन में प्लेनिंग मशीन बड़ी होगी और मोर रिजिड होगी। देन जब शेपिंग और स्लॉटिंग ऑपरेशन की बात करेंगे तो ये दोनों मशीनें इससे लाइटर एंड चीपर होंगी, सस्ती भी होंगी और हल्की भी होंगी। अगला पॉइंट नंबर 2 देखिए, रिक्वायर्ड मोर फ्लोर एरिया। ऑब्वियसली है कि जब मशीन आपकी बड़ी बनाई जाएगी तो जो उसका फ्लोर एरिया होगा वो ज़्यादा सरफेस को कवर करेगा और शेपिंग और स्लॉटिंग में कम सरफेस एरिया को कवर करेगा। तो इसीलिए प्लेनिंग में रिक्वायर मोर सरफेस होगा और शेपिंग में लेस फ्लोर एरिया और स्लॉटिंग में भी लेस फ्लोर एरिया होगा। पॉइंट नंबर 3, वर्कपीस रेसिप्रोकेट हॉरिजेंटल। अब इसमें जो वर्कपीस हमारा है ये हॉरिजेंटल रेसिप्रोकेट करेगा, कुछ दूर जाएगा फिर वापस आएगा, फिर जाएगा फिर वापस आएगा और मेन कटिंग स्पीड वर्कपीस के द्वारा ही दी जाएगी। टूल हमारा क्या करेगा, इस डायरेक्शन में आएगा और फिक्स हो जाएगा प्लेनिंग ऑपरेशन में। तो कह रहा है वर्कपीस रेसिप्रोकेट हॉरिजेंटल एंड मेन कटिंग, अभी लास्ट में उसको लिख लेंगे। और यहाँ देखिए शेपर में टूल रेसिप्रोकेट हॉरिजेंटल और स्लॉटिंग में टूल मूव्स वर्टिकल। स्लॉटर ऑपरेशन में टूल वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करता है इस तरीके से। ऐसा अगर आपका वर्कपीस हो तो इस तरीके से आपका कट करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कट करके ऐसे निकाल देगा। स्लॉटिंग ऑपरेशन में स्लॉट काट देगा। कैसे स्लॉट काटेगा, और देखिए ऐसा स्लॉट काटेगा, इस तरीके का वर्कपीस रहेगा। अब ये स्लॉट काट रहा है तो ये स्लॉट यहाँ से परपेंडिकुलर नीचे टूल जाएगा तभी तो स्लॉट कटेगा। तो स्लॉटिंग ऑपरेशन में टूल मूव करेगा परपेंडिकुलर, शेपिंग ऑपरेशन में टूल मूव करेगा हॉरिजेंटल और प्लेनिंग ऑपरेशन में वर्कपीस मूव करेगा हॉरिजेंटल। ये तीनों की पॉइंट याद रखिएगा। अगली बात कर रहे हैं, टूल इज स्टेशनरी ड्यूरिंग कटिंग। अब देखिए शेपिंग ऑपरेशन प्लेनिंग ऑपरेशन में टूल आया और यहाँ पे हमने कांस्टेंट कर दिया। अब कटिंग करने के लिए वर्कपीस को आगे बढ़ाएंगे, टूल को कांस्टेंट कर देंगे। लेकिन शेपर में वर्कपीस को कांस्टेंट करते थे और टूल को आगे बढ़ाते थे। सिमिलर उसी तरह से स्लॉटर में भी वर्कपीस को कांस्टेंट करेंगे और टूल को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हो गया टूल इज स्टेशनरी ड्यूरिंग कटिंग और यहाँ पर वर्कपीस इज स्टेशनरी ड्यूरिंग कटिंग। और इसमें भी टूल इज मूव, स्लॉटिंग में भी टूल हमारा मूव करेगा, लेकिन कैसे, वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेगा। नेक्स्ट आपका देखिए 5 पॉइंट है, हैवियर कट एंड कोर्स फीड कैन बी एम्प्लॉयड। जब यहाँ पर ये से प्लेनर मशीन की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो फीड और डेप्थ ऑफ कट बहुत ज़्यादा ले सकते हैं। ज़्यादा हैवी फीड को कोर्स फीड के नाम से जानते हैं। तो इसीलिए प्लेनिंग ऑपरेशन पे कोर्स फीड को एम्प्लॉय करेंगे और जब कोर्स फीड एम्प्लॉय करेंगे तो कटिंग फोर्स भी आपका हैवी एम्प्लॉय होगा। लेकिन शेपिंग और स्लॉटिंग ऑपरेशन में स्मॉलर यानी लाइटर फीड और लोअर कटिंग फोर्स एम्प्लॉय होगा। तो यहाँ पर हैवी कट एंड कोर्स फीड कैन नॉट बी एम्प्लॉयड। सिमिलर यहाँ पर भी कैन नॉट बी एम्प्लॉयड हैवी कट एंड फीड। ये सब स्मॉलर कट और फीड के लिए यूज किए जाएंगे स्लॉटिंग और शेपिंग ऑपरेशन। पॉइंट नंबर 6
कह रहा है वर्क सेटिंग रिक्वायर्स मच ऑफ स्किल्ड एंड टेक ए लॉन्ग टाइम। अब यार बड़ा अगर वर्क पीस है, हमारा वर्क पीस का साइज बहुत बड़ा है, तो आप समझिए उसे सेट करने में भी टाइम लगेगा और एक स्किल्ड लेबर अच्छे से सेट कर पाएगा। अगर अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड लेबर होगा तो वो प्रॉपर सेट नहीं कर पाएगा। हमें प्रॉपर सेटिंग की रिक्वायर्ड है। क्यों? क्योंकि मेन कटिंग स्पीड हम वर्क पीस से ही अचीव कर रहे हैं। तो इसीलिए प्लेनिंग में स्किल्ड लेबर चाहिए और मच लॉन्गर टाइम लगेगा उसे सेटल्ड करने के लिए। और सेपर और स्लॉटर में मतलब क्लैंपिंग ऑफ वर्क इज सिंपल एंड इजी। यहाँ पर भी सिंपल एंड इजी होगा। नेक्स्ट पॉइंट आगे बात करेंगे। पॉइंट नंबर 7 कह रहा है सेवरल टूल कैन बी माउंटेड। एक से अधिक टूल, प्लेनिंग एक ऐसा मशीन है जिस पर मोर देन वन टूल एक साथ एम्प्लॉय कर सकते हैं। मान लीजिए एक यहाँ पे टूल हो गया, एक यहाँ पर ऐसे टूल हम लोग अप्लाई कर दें, एक यहाँ पर टूल हम लोग एम्प्लॉय कर दें, तो अब क्या होगा, सभी टूल आए और इस पर इंटरसेक्ट करें तो एक साथ बहुत ज़्यादा कटिंग होगी। लेकिन सेपर और स्लॉटर में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर सेवरल टूल कैन बी माउंटेड एंड एम्प्लॉयड साइमल्टेनियसली विजुअल फोर एज, मतलब फोर मतलब मैक्सिमम 4 यूज कर सकते हैं, एज ए मैक्सिमम फैसिलिटेटिंग फास्टर रेट ऑफ प्रोडक्शन। फास्टर रेट को फैसिलिटेट करने के लिए मोर देन 1 टूल यानी कि 4 टूल का यूज हम करते हैं। यहाँ पर सेपर में यूजुअली 1 टूल इज यूज्ड और स्लॉटर में भी यूजुअली 1 टूल इज यूज्ड। ये हो गया। लास्ट पॉइंट देखिए, कह रहा है यूज्ड फॉर मशीनिंग लार्ज साइज वर्कपीस एंड एक्सटर्नल सरफेस। मैक्सिममली जो प्लेनिंग मशीन पे हम करेंगे वो एक्सटर्नल सरफेस पे मशीनिंग करेंगे और बड़े साइज के वर्कपीस के लिए करेंगे। लेकिन सेपर और स्लॉटर में, जब सेपर की बात करेंगे तो स्मॉल और मीडियम साइज के लिए, स्लॉटर में भी स्मॉल और मीडियम साइज के लिए, और सेपर में जो वर्कपीस के सरफेस पे होगा वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मशीनिंग कर सकते हैं। लेकिन स्लॉटर में ओनली एक्सटर्नल सरफेस कैन बी प्रोड्यूस। ये तो हमारा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेन कटिंग स्पीड किसके द्वारा दी जाएगी, ये भी आपसे पूछा जाता है। चलिए यहीं पे आपका देख लेते हैं। देखें, प्लेनिंग ऑपरेशन में फीड हमारा टूल के द्वारा दी जाएगी और मेन कटिंग स्पीड वर्कपीस के द्वारा दी जाएगी, है ना। तो फीड प्रोवाइड बाय टूल एंड मेन कटिंग स्पीड is provided by main cutting speed is provided by workpiece। मेन कटिंग स्पीड वर्कपीस के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, सेपर ऑपरेशन में क्या होता था कि मेन कटिंग स्पीड टूल द्वारा प्रोवाइड की जाती थी और वर्कपीस को थोड़ा सा ऊपर और नीचे करके फीड दिया जाता था। तो इस तरीके से हम कहेंगे फीड इज प्रोवाइड बाय वर्कपीस
वर्कपीस के माध्यम से हम फीड को प्रोवाइड कराएंगे एंड मेन कटिंग स्पीड इज प्रोवाइड बाय टूल। ये हमारा हो गया। सिमिलर हम बात करेंगे तो जब स्लॉटर में हमारा होगा, स्लॉटर में टूल द्वारा ही फीड और कटिंग स्पीड प्रोवाइड कराई जाएगी। फीड एंड कटिंग स्पीड, फीड एंड cutting speed is provided by tool and also feed is provided by टेबल। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपने देखा, ये हमारा बेसिक डिफरेंस था शेपर मशीन, प्लेनर मशीन और स्लॉटर मशीन के बारे में। तो इसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन करिए और इस क्विक रिटर्न मैकेनिज्म को जब पूछेगा तो ये जवाब दीजिएगा कि शेपर में ही क्विक रिटर्न मैकेनिज्म यूज किया जाता है, प्लेनर और स्लॉटर में नहीं यूज किया जाता है। तो इस तरीके से नोट करिए और इसके रेशियो के बारे में भी नोट करिए। देन हम लोग थोड़ा सा इससे रिलेटेड, शेपर और प्लेनर से रिलेटेड कटिंग स्पीड के फार्मूलों को ड्राइव कर लेते हैं और मशीन टाइम, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं। तो इस पॉइंट को आप नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कटिंग स्पीड। चलिए यहीं पे स्टार्ट करते हैं, इसे रिमूव कर देते हैं, इसका काम ख़त्म है। देखिए, जो शेपिंग और प्लेनिंग ऑपरेशन होते हैं लगभग आपको सेम दिखाई देते हैं। तो इसीलिए यदि हम शेपिंग और प्लेनिंग ऑपरेशन की बात करेंगे तो वहाँ पर कटिंग स्पीड का एक फार्मूला होगा, कटिंग स्पीड ऑफ, ऐसे देखिए, कटिंग स्पीड ऑफ शेपिंग एंड प्लेनिंग ऑपरेशन, शेपिंग और प्लेनिंग ऑपरेशन। तो जो कटिंग स्पीड का फार्मूला इसमें होता है, जैसे अदर जगह हम लोग पढ़ते थे CB इज इक्वल टू, इस तरीके से पढ़ते थे, कटिंग स्पीड CB बराबर पाई डी N अपॉन 1000, जहाँ पर D डायमीटर ऑफ वर्क पीस, पाई सरकमफ्रेंस और N आपका RPM हो जाता था। लेकिन यहाँ पर आप समझिए कि इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक कट होगा और फिर वापस जाएगा, फिर कट होगा। तो एक बार कट करने में टूल एक बार यहाँ तक कट करेगा और वापस जाएगा। तो एक बार बैकवर्ड स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक दोनों को हम ऐड करेंगे सिंगल कट में, उसी को हम लोग रेशियो बोलते हैं, रेशियो ऑफ कट। तो इस तरह से यहाँ पर जो कटिंग स्पीड हमारी होगी वो होगी कटिंग स्पीड CB इज इक्वल टू, देखिए सबसे पहले N बराबर नंबर ऑफ स्ट्रोक,
N इंटू एल, एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कट, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना हमें कट करना होगा, कोष्टक में 1 प्लस के अपॉन 1000। कहीं कहीं आपको ऐसा भी मिलेगा सी बी इज इक्वल टू एन एल सी अपॉन 1000। जहाँ पर हम अगर बात करेंगे एन बराबर, तो वो हमारा होता है नंबर ऑफ स्ट्रोक। देखिए सपोज करिए वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्ट्रोक, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड, दोनों को मिला के क्या बनेगा, डबल स्ट्रोक। तो कह सकते हैं नंबर ऑफ डबल स्ट्रोक। मान लीजिए ऐसा कहेगा कि किसी शेपिंग ऑपरेशन को करने के लिए टूल को 4 स्ट्रोक लगाना है, तो 4 फॉरवर्ड जाएगा और 4 बैकवर्ड जाएगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी रखेंगे, 4 रखेंगे, वहाँ पर 4 इंटू 2 नहीं रखेंगे, बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंक्लूड करके 4 रखेंगे। और L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रैम स्ट्रोक, लेंथ ऑफ रैम स्ट्रोक इन mm। ये जो आपका रैम होगा यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेवल्ड करेगा, तो उसी लेंथ को हम लोग L से डिनोट करेंगे। एंड K इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, K इज द रेशियो ऑफ रिटर्न एंड फॉरवर्ड स्ट्रोक, K इज द रेशियो ऑफ रिटर्न एंड फॉरवर्ड स्ट्रोक टाइम, वेयर K इज इक्वल टू हम कहेंगे रिटर्न स्ट्रोक टाइम अपॉन फॉरवर्ड स्ट्रोक टाइम, रिटर्न स्ट्रोक टाइम अपॉन कटिंग स्ट्रोक टाइम या फॉरवर्ड, कटिंग या फॉरवर्ड स्ट्रोक टाइम। और अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू 2/3 या 3 ऐसे 2/3 या 3/4 होती है। यदि K के वैल्यू की बात करें तो 2/3/3/4 होती है। ये सब आपका डायरेक्ट या तो एग्जाम में आ सकता है या तो सीधे K की वैल्यू नहीं दिया रहेगा, एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उस क्वेश्चन से रिलेटेड हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे K की वैल्यू। अब बात करेंगे मशीन टाइम के लिए, ये तो हमारा आ जाएगा कटिंग स्पीड NL 1 + K अपॉन 1000 और या कटिंग स्पीड NLC अपॉन 1000, वेयर C इज़ द कटिंग स्ट्रोक एंड रिटर्न स्ट्रोक रेशियो टाइम। ये C भी आपका K के बराबर ही है, C इज इक्वल टू K, या तो C दे देगा या K दे देगा, ऐसा। चलिए इसे राइट डाउन करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे। इसे हटा दे, नहीं इसे पड़ा रहने दीजिए, अभी यहाँ पे देख लेते हैं। मशीन करने में कितना टाइम लगेगा, मान लीजिए यहाँ से यहाँ एक स्ट्रोक जाने में कितना टाइम लगा, फिर वापस भी जाने में कितना टाइम लगा, और अगर 10 स्ट्रोक कट करना है तो टोटल टाइम कितना लगेगा, तो उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। सपोज करिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक मान लीजिए ऐसा वर्कपीस हो, वर्कपीस आपका ऐसा हो, लेंथ ऑफ जॉब आपकी ऐसी हो जिसमें आपके वर्कपीस को हम यहाँ पर ऐसा रख दें। और सपोज करिए अब अगर टूल हमारा ट्रेवल करे तो टूल हमारा
मान लीजिए यहाँ से लेकर ये यहाँ तक ऐसे ट्रेवल्ड करें, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, टोटल लेंथ हो जाएगी। सपोज करिए यदि हम इसे वर्कपीस मान लें और इसे हम टेबल मान लें, तो उस समय हमारा जो टोटल लेंथ टूल ट्रेवल करेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, यदि इसे हम लोग L मान लें, लेंथ ऑफ जॉब LJ मान लें, सपोज करिए LJ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ जॉब। अगर इस ओवर ट्रेवल्ड और अप्रोच को मान लीजिए A यहाँ पे हो गया और B यहाँ पे हो गया, चाहे दोनों को हम सेम डिजिट से मान सकते हैं, है ना, चाहे तो हम लोग अलग अलग डिजिट से मान लें और चाहे तो हम लोग सेम डिजिट से मान लें, तो उस समय हमारा क्या होगा, देखिए, देन टोटल लेंथ L इज इक्वल टू LJ प्लस A प्लस B। अच्छा, नोट पॉइंट करके देखिए, जब A और B की वैल्यू सेम हो, इफ अप्रोच एंड ओवर ट्रेवल्ड आर सेम, जब अप्रोच और ओवर ट्रेवल्ड सेम हो तो उस समय देन A बराबर B हो गया, तो L इज इक्वल टू LJ प्लस 2A या L इज इक्वल टू LJ प्लस 2B, कुछ भी कर दीजिए, A बराबर B रखिए, B बराबर A रखिए, तो इस तरीके से आपका लेंथ आ जाता है। अब अगर मशीन टाइम की बात करेंगे, जब हम मशीनिंग टाइम की बात करेंगे तो मशीनिंग टाइम TM, अच्छा TM बराबर हम लोग पढ़ते थे L अपॉन F इंटू N, L अपॉन F इंटू N पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पर ये जो लेंथ लेंगे, ये टोटल लेंथ लेंगे, ये L कोष्टक में 1 प्लस के इसलिए लेंगे क्योंकि लेंथ हमारी जाएगी, फिर ये वापस भी तो आएगा, तो क्या हमारा रिटर्न स्ट्रोक और फॉरवर्ड स्ट्रोक टाइम का रेशियो भी तो होगा, अपॉन में 1000 इंटू VC। इस तरीके से ये हमारा कटिंग टाइम आएगा, किसके लिए, एक स्ट्रोक के लिए। जब हम शेपर मशीन या प्लेनर मशीन पे मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक गए, सपोज करिए T1 टाइम लगा, फिर वापस गए तो T2 टाइम लगा, तो दोनों टाइम को हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल टाइम इन 1 स्ट्रोक निकल जाएगा। अब टोटल टाइम निकालने के लिए कुछ कटिंग स्पीड से हम जा रहे होंगे, तो हम कितने स्पीड से, देखिए L लेंथ चल रहे हैं प्लस 1 प्लस के इंटू 1 प्लस के कटिंग स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक रेशियो का टाइम था, अपॉन में 1000 इंटू VC का मतलब कटिंग स्पीड, वेयर कटिंग स्पीड इज इक्वल टू NL 1 प्लस के अपॉन 1000। तो इस तरीके से ये हमारा आ जाएगा एक मशीन टाइम। इसे राइट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसे नोट करिए, फिर हम लोग आगे इसको और पॉइंट को डिस्कस करेंगे, है ना। तो इस तरीके से अपना कटिंग स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक का टाइम निकालेंगे पूरे वर्क पीस की मशीनिंग करने के लिए।
चलिए देखिए, ये तो एक सिंगल स्ट्रोक के लिए मशीन टाइम हमारा निकला है। अब हम लोग अगर पूरे वर्क पीस की मशीन टाइम करना हो तो उसके लिए निकालेंगे। चलिए यहीं पे निकाल लेते हैं। ये रेशियो याद रखिएगा, 2/3 या 3/4। डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आपका पुटअप किया जाता है। रिटर्न रेशियो और फॉरवर्ड रेशियो के, मतलब रिटर्न स्ट्रोक टाइम और फॉरवर्ड स्ट्रोक टाइम के रेशियो से सीधे आपका फार्मूला पुटअप कर लिया जाता है। चलिए फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारा हो गया टाइम L 1+K/1000 VC। यदि हम बात करेंगे, देखिए जब हम बात कर रहे थे इस तरीके से n की बात कर रहे थे, तो n हमारा नंबर ऑफ स्ट्रोक होता था। नंबर ऑफ स्ट्रोक, NS = नंबर ऑफ स्ट्रोक। तो नंबर ऑफ स्ट्रोक, अगर एक स्ट्रोक की हम लोग बात करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा विड्थ अपॉन फीड। विड्थ अपॉन फीड। देन आप सपोज करिए कि यहाँ पर हम लोग एक स्ट्रोक के लिए मशीन टाइम निकाल रहे थे, यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में। यदि n स्ट्रोक लगे, इफ n स्ट्रोक आर प्रोवाइडेड, देन तब मशीन टाइम क्या हो जाएगा, देन मशीनिंग टाइम Tm बराबर, देखिए ये हो जाएगा L 1+K/1000 VC इंटू n का मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बार यहाँ तक आने में मान लीजिए 10 सेकेंड लगेगा और 10 स्ट्रोक या 5 स्ट्रोक ले जाना है तो 5 स्ट्रोक का मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 स्ट्रोक का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा 5 स्ट्रोक में कुल समय 50 मिनट लग जाएगा। तो इस तरीके से n का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब n बराबर, n मतलब नंबर ऑफ स्ट्रोक इज इक्वल टू विड्थ अपॉन फीड होता है, वेयर b इज इक्वल टू विड्थ एंड f इज इक्वल टू फीड, ये होता है। अब विड्थ अपॉन फीड हो गया तो n की वैल्यू रखेंगे, देन मशीन टाइम Tm इज इक्वल टू L इंटू b, क्योंकि b ऊपर रहेगा, 1+K/1000 F इंटू VC। एक मशीन टाइम ये आएगा जब हम लोग n नंबर ऑफ स्ट्रोक यूज करेंगे। तो इसे नोट डाउन करिए, ये आपका इम्पॉर्टेंट फार्मूला है मशीन टाइम के लिए। जब इफ़ n नंबर ऑफ स्ट्रोक्स आर प्रोवाइडेड, देन मशीन टाइम कितना हमारा होगा। चलिए नोट करिए, फिर थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, सपोज करिए कि हम लोग यहाँ पर n नंबर ऑफ स्ट्रोक के लिए निकाल लेंगे तो आएगा मशीन टाइम L इंटू बी 1+K/1000 F इंटू VC। यदि सपोज करिए कि कटिंग स्ट्रोक की वेलोसिटी अलग हो और रिटर्न स्ट्रोक की वेलोसिटी अलग हो, अलग अलग वेलोसिटी से जाएगा, तो उस समय हमारा मशीन टाइम क्या बनेगा। उसके लिए देखिए यहाँ पर देखिए, इफ VC इज इक्वल टू कटिंग स्ट्रोक वेलोसिटी एंड VR इज इक्वल टू रिटर्न स्ट्रोक
वेलोसिटी। देन अब अगर हम लोग v की जगह मतलब vc की जगह vc प्लस vr रख देंगे तो हमारा क्या आएगा, उस समय हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए L और B और 1000 की अगर हम बात करें तो हमारे पास L और B कॉमन होगा, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, देखें B अपॉन F को कॉमन ले लें, B अपॉन F को कॉमन ले लें। देन टोटल मशीन टाइम Tm इज इक्वल टू B ऑब्लिक F मतलब बिड्थ अपॉन फीड इनटू, अब ब्रैकेट में देखिए यहाँ पे L अपॉन हम लोग क्या ले लें, VC इंटू 1000 प्लस L अपॉन VR इंटू 1000 और ये 1 प्लस के आपका मल्टीप्लाइड में रहेगा इस तरीके से। अब हम लोग क्या करें, देखिए L अपॉन VC इंटू 1000, L अपॉन VR इंटू 1000 इस तरीके से कर सकते हैं यदि VC और VR आपका अलग अलग हो जाए। यदि कटिंग स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक को एक एवरेज वेलोसिटी हम ले लें, इफ V average is the average velocity of average velocity of cutting and return stroke, कटिंग स्ट्रोक में जाने में VC लग रहा है, रिटर्न स्ट्रोक जाने में VR लग रहा है, तो यदि हम उनका एवरेज वेलोसिटी ले लें तो ये V एवरेज इज इक्वल टू होता है, एवरेज इज इक्वल टू 2VC इंटू VR अपॉन VC प्लस VR। इस तरीके से एवरेज वेलोसिटी को भी याद रखिएगा। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होगा 2VC इंटू VR अपॉन VC प्लस VR। यदि हम लोग VC और VR को एवरेज ले लें, V एवरेज ले लें, तो उस समय हमारा जो फार्मूला बनेगा वो फार्मूला बनेगा Tm इज इक्वल टू B ऑब्लिक F, कोष्टक में देखिए L और L जुड़ जाएगा, ऐसे देखिए L अपॉन V एवरेज इंटू 1000 प्लस L अपॉन V एवरेज इंटू 1000। तो ये L अपॉन V एवरेज 1 प्लस L अपॉन V एवरेज 1 2 हो जाएगा। तो ये फार्मूला आएगा Tm इज इक्वल टू B अपॉन F इंटू 2L अपॉन V एवरेज इंटू 1000 1 प्लस K। तो इस तरीके से ये हमारा एक फार्मूला जनरेट हो जाएगा मशीन टाइम के लिए। अब ये मशीन टाइम के लिए फार्मूला जनरेट हो जाएगा। अच्छा, अगर टोटल मटेरियल रिमूवल रेट निकालना हो, कुल कितना मटेरियल हमारा यहाँ से रिमूव हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, मटेरियल रिमूवल रेट के लिए MRR यहाँ पे नोट कर लेते हैं, फॉर MRR कितना मटेरियल हमारा, कितने mm³ मटेरियल कितने मिनट में रिमूव होगा। ये होगा फीड इंटू डेप्थ ऑफ कट इंटू नंबर ऑफ स्ट्रोक, डबल स्ट्रोक इंटू लेंथ इंटू 1 प्लस K। इस तरीके से नंबर ऑफ MRR हमारा हो जाएगा मटेरियल रिमूवल रेट, कितना मटेरियल रिमूव होगा mm³ पर मिनट, मतलब फीड हमारा किस फीड से ये रिमूव होगा इंटू कितना डेप्थ ऑफ कट रिमूव करेगा इंटू n डबल स्ट्रोक, नंबर ऑफ डबल स्ट्रोक फॉरवर्ड और रिटर्न इंटू L कितनी लंबाई तक जाएगा इंटू 1 प्लस K आपको पता ही है, वेयर F इज इक्वल टू
feed and D is equal to depth of cut and N is equal to number of double stroke. Number of double stroke and L is equal to length of workpiece कॉमा के हमारा क्या है, रेशियो है, जिसकी वैल्यू या तो 2/3 होगी या तो 3/4 होगी। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा कंप्लीट होता है शेपर ऑपरेशन का, प्लेनर ऑपरेशन का मशीन टाइम। अब चलिए इससे रिलेटेड थोड़ा सा हम लोग कुछ क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे हमारा इस शेपर और प्लेनर से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग भी कंप्लीट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ पे हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड कन्वेंशनल और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।